औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर है। सुनो जी, कल हमने यही डिस्कस किया था कि सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने देखा था इसका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या और फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान क्या होता है। फिर हमने ये देखा था बैकवर्ड रिएक्शन का और उसके दौरान क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, याद है। फिर हमने ये डायग्रामेटिकली देखा था, इसको डिस्कस किया था और उसके बाद फिर रेट्स ऑफ रिएक्शन का, ये कंसंट्रेशंस का कंपैरिजन था और ये बेटा किसका कंपैरिजन था, रेट्स ऑफ रिएक्शंस का कंपैरिजन था। और अब बेटा डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम काली कर ली थी हमने। उसके बाद हमने पॉसिबिलिटीज ऑफ द इक्विलिब्रियम देखी थी कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर क्या होगा। दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो रिएक्शन कम्प्लीटली रुक जाए, जैसे मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, पानी बना देती है और रिएक्शन कम्प्लीटली रुक जाता है स्टैटिक। लेकिन अमोनिया की तैयारी में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलती है, अमोनिया देती है, अमोनिया डिकम्पोज होकर वापस आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे देती है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज व्हाट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोनों रेट्स इक्वल हो जाते हैं लेकिन रिएक्शंस रुकते नहीं है, कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं। दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। देन हमने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। पहली प्रॉपर्टी यही थी, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी कि ये जो है क्लोज्ड सिस्टम के अंदर जो है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन में मैंने दी थी, दो प्रॉपर्टी विच आर विजिबल टू द नेकेड आई आर कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई आर कॉल्ड आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। So the second property was at equilibrium state a reaction does not stop. These are the properties of the dynamic equilibrium. Forward and reverse reaction keep on taking place in the opposite directions at the same rate. This is the property of the dynamic equilibrium. जो कहते हैं सबसे मेन प्रॉपर्टी डायनामिक इक्विलिब्रियम की यही है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल रेट्स पर अक्कर करते हैं लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन और कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं। ना रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है और ना प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होती है। प्रॉब्लम किसी को है? चलो जी फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा जो बात चल रही थी हमारी कि एट इक्विलिब्रियम द अमाउंट दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं बता चुका हूँ, चेंज नहीं होती, ना कलर चेंज होता है ना डेंसिटी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं चेंज होती और कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ रेट्स सेम होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहे होते हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड। अब कहता है ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ये आप इस तक पहुंच जाएंगे कैसे, चाहे आप, मैंने कल भी बताया था, आप चाहे SO3 से शुरू करें, डिकम्पोज होके मिक्सचर दे देगी आपको। आप SO2 और O2 से शुरू करें, आपको फिर भी क्या मिल जाएगा, मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड एंड द रिएक्टेंट्स मिल जाएगा। फिर कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट्स कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस। अब कहता है आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर सकते हो, क्या करो, किसी एक, चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दो चाहे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और अगेन आप उसको अचीव कर लोगे थोड़ी देर बाद। और ये ली चटलियर प्रिंसिपल का जो है वो एम है। ली चटलियर ने इस चीज को बड़े वेल अंदाज में एक्सप्लेन किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, वाह, तो मैंने कल बताया था, ये लिखा हुआ और बताया भी था, समझाया भी था, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम इन द रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है, आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल रेट्स के साथ इन द अपोजिट डायरेक्शन चल रहे होते हैं। सो देयरफॉर दिस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम बट द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट। ये अगर डायग्रामेटिकली भी देखना चाहते हैं तो ये हमने देखा था, ये रेट्स है। और यहाँ देखें आपके सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्शन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम क्लियर है जी? फिर बेटा हमने कुछ कंपैरिजन किया था प्रॉपर्टीज का, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की, कि फॉरवर्ड रिएक्शन अगर केमिकल इक्वेशन में देखें तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलता है, रिवर्स जो है वो राइट से लेफ्ट चलता है। याद है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और रिवर्स में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है और बैकवर्ड का जो रेट है वो बहुत कम होता है और आस्ता आस्ता जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज थी
फिर हमने मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आपको कोई रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन हो तो आपने उससे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस कैसे लिखने हैं, और कुछ आपको होमवर्क भी दिया था प्रैक्टिस के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने कर लिया होगा। ये फिर कुछ मैंने कंपैरिजन किया था कि शुरू में, आज हम इंशाल्लाह हमारी बात भी इसी के गिर्द होगी, सारा हमने यही आज अंडरस्टैंड करना। तो मैंने बताया था कि बेटा लॉ ऑफ मास सेक्शन का मैंने सिर्फ एक पोर्शन आपके सामने डिस्कस किया था। लॉ ऑफ मास सेक्शन ये कहता है कि अगर आपका कोई भी रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में होगा तो रिएक्शन उतना ही तेज़ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन तो तेज़ होगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। तो शुरू में आप देखें आपका रिएक्टेंट जो है वो तो है ही, वो तो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में है, उसकी कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, और जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन 0 है, ज़्यादा इस रिएक्शन का रेट भी 0 है और उसका रेट भी क्या मैक्सिमम है। फॉरवर्ड का रेट मैक्सिमम क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और बैकवर्ड का यानी रिवर्स का रेट क्यों कम है, क्योंकि कम है। सो देयरफॉर फिर रेट्स आस्ता आस्ता प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगी और रिएक्टेंट्स की कम होगी। एक वक्त आकर दोनों के रेट्स बराबर हो जाएंगे, कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाएंगी, और जो स्टेट उस टाइम बनेगी उस स्टेट को हम लोग किसका नाम दे देते हैं, और यही हमारे चैप्टर का है। नो द लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने, आपने कोशिश की उनके जवाब तलाश करने की कि व्हाई वी आर डिस्कसिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, जो आप गौर से सुन लो, ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, हमारे जो केमिकल रिएक्शंस थे वो कोई ज़्यादा हद तक नहीं चलते थे, हमें कोई ख़ास प्रोडक्ट नहीं मिलता था, हमारी फेवर में नहीं होता। अब हम चाहते हैं कि हमें मिलियंस एंड बिलियन टन्स ऑफ अमोनिया चाहिए। अब वो कैसे तैयार होंगे, इसका मतलब यही है कि हम किसी तरीके से जो केमिकल इक्विलिब्रियम है चाहे वो इस्टेब्लिश हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिश तब हो जब अमोनिया की कंसंट्रेशन आपके मिक्सचर में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप ये चाहते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो ट्रांसफ़र हो जाए टू ए साइड विच इज़ फेवरेबल फॉर यू। समझ आ रही है, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। सो देयरफॉर वी आर गोइंग, हम इंसान बड़ा जो है ना वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, तो अपने प्रोडक्ट को हम बढ़ाना चाहते हैं। वो कैसे बढ़ेगा, जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, इसके प्रिंसिपल्स को समझ जाएंगे, तो तब बेटे हमें अपनी जो प्रोडक्ट है हमारी मतलूबा मिकदार में, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, वी विल बी एबल टू ऑब्टेन द कंपाउंड इन अवर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। प्रॉब्लम किसी को समझ आ नहीं यार, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन था व्हाई आर रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल। मैंने पहले कहा था कि कुछ रिएक्शंस में सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं और कुछ में नहीं होते। और एक और वजह भी थी कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन के अकर होने की कंडीशंस है वो बैकवर्ड की कंडीशन से डिफरेंट है। समझ आ? रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन जिनमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अकर होने की कंडीशन सेम है, लेकिन जो कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की जो कंडीशंस है वो डिफरेंट होती हैं। अब जब कंडीशंस डिफरेंट है तो एट ए टाइम आपने तो एक किस्म की कंडीशन प्रोवाइड की है, तो फिर एक ही होगा, दूसरा तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? इसलिए सारे के सारे रिएक्शंस जो है वो रिवर्सिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की अकरेंस की जो कंडीशंस होती हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ऑल रिएक्शंस के लिए सेम नहीं होती। सो देयरफॉर ऑल रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल। व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर कंप्लीट, रिवर्सिबल रिएक्शन जो वो कंप्लीट क्यों नहीं होते? तो मैंने अभी भी जवाब दिया, बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट द इक्विलिब्रियम। व्हाई? तो आपको पता है बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। सो देयरफॉर जितने बेटे आपके रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर आपको प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर आपको वापस का दे रहे होते हैं, रिएक्टेंट्स दे रहे हैं। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगी, मॉलिक्यूल्स की अब क्वांटिटीज में कुछ चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द इक्वल रेट्स, बिकॉज ऑफ द इक्वल रेट्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती है। फिर व्हाई रिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्टडीड फॉर स्टडीइंग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कल बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। समझ आ नहीं यार? ये रिवर्सिबल में होता है लेकिन वो स्टैटिक है, हमने डायनामिक को करना है।
और यही केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक यही है। वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारा एम पूरा हो गया, लेकिन यहाँ हमारा एम नहीं पूरा हो रहा, हमें वो क्वांटिटी नहीं मिल रही प्रोडक्ट की जो हमें चाहिए। तो देखो इसलिए हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को, रिवर्सिबल रिएक्शन ही असल में प्रॉब्लमेटिक है, कंप्लीट तो प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। अब क्वेश्चंस कल मैंने कहे थे बेटा, ये हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस थे। व्हाट इज एक्टिव मास, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसके जवाब लिख लोगे जो पीछे मैंने क्वेश्चंस बताए। सो कल फिर रिटन फॉर्म में चेक कराओ ना जरा मुझे, क्या हाउ यू विल राइट द आंसर्स, अदरवाइज आई विल राइट एंड आई विल गिव यू। तो व्हाट इज एक्टिव मास, ठीक है, गुड है जी। तो लो जी डेफिनेशन आ गया, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस टेकिंग पार्ट। मोलर कंसंट्रेशन क्या बेटा, मोलैरिटी पढ़ी थी ना आप लोगों ने 9th क्लास में, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस याद है डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स डिसॉल्व हैं किसके, आपके सोल्यूट, दैट इज द मोलैरिटी। याद आया नहीं यार? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी आपको पता हो, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस के वो कितने मोल्स हैं जो हिस्सा ले रहे हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। मैंने यही कहा था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल। इट मे बी देयर आर डिफरेंट सिस्टम, देयर आर डिफरेंट way to describe the concentration, that is mass by mass, percentage mass by mass, percentage volume by volume, याद है ना? So the way of representing the concentration may be different, but यहाँ पे हमने concentration की बात जो करनी है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की करनी है, ठीक है। फिर दूसरी ये, the concentration of reactants and products expressed in mole per decimeter cube for a dilute solution is called active mass. It is expressed in terms of the square brackets. अब ये जो square brackets है इसके अंदर आपने उस चीज़ को डालने से LCl डाल दूंगा तो वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन होगी आपके रिएक्शन में। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब दैट इज टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज एक्टिव मास। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? सो दिस इज, ये एक डेफिनेशन जो मुझे मिली, अगर डिक्रीज की जगह पे आप चेंज लगा दो तो द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। अब आपके रिएक्टेंट के कितने मोल्स 1 सेकंड में प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, या 1 सेकंड में प्रोडक्ट के कितने मोल चेंज हो रहे हैं। बात समझ नहीं आई कि आपके रिएक्टेंट के कितने मोल्स 1 सेकंड में प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, ये उल्टा कह रहे हैं, या जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं हम ये कहेंगे कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इन 1 सेकंड टू द प्रोडक्ट। ये लिखा था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट्स कम होंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, ये एक अंदाजा। ये क्या, हाउ फास्ट और हाउ स्लो द रिएक्शन इज गोइंग ऑन और टेकिंग प्लेस। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टाइम, ये अब मैथमेटिकल फॉर्म है। तो मैंने कल यही कहा था, द नंबर ऑफ मोल्स आप, अब इससे आप इससे भी डिफाइन कर सकते हो, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द चेंज इज ऑब्जर्व्ड। देखो बेटा, आपके जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन तो चेंज होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, या कम होगी या ज्यादा होगी। अब कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया ड्यूरिंग द टाइम जिसके दौरान आप चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हो। एक स्टार्टिंग टाइम होगा, एक एंडिंग टाइम होगा, याद है ना? स्टॉप अचान की रिएक्शन ने होना शुरू किया, अब उस स्पेसिफिक टाइम में कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो गई है। इन दोनों की रेशियो ले लो तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, कि 1 सेकंड में आपका कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। अब व्हाट इज द, अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी देख ली, आपने एक्टिव मास की भी देख ली, देखी नहीं देखी? अब आपका आगे वाला सवाल यही है, या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, कि क्या हमारे पास कोई ऐसा कोई टूल है, कोई रूल है, कोई मेथड है, कोई रिलेशनशिप है जिसके जरिए से हम रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मासेस ऑफ द जो रिएक्टेंट्स हैं उनका कोई लिंक बना सकें। समझ आया कि रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट्स की क्वांटिटीज में कोई लिंक है या नहीं है? तो इस लिंक को, इस रिलेशन को डिस्क्राइब किया था
गुलबर्ग और वेट इन 1869, नाम है उसका, इन 1869 इन द फॉर्म ऑफ द लॉ मास ऑफ एक्शन, मास एक्शन से। अब ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इंडिविजुअल, बात कौन से सुनना, अब पता की बात होगी क्योंकि आप वो तो डेफिनेशंस दी रेट की, और असल चीज ये अगर ये आपको समझ आ गया तो काम बन जाएगा। देखो बेटा ये कह रहा है द रेट एट विच ए सब्सटेंस, किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हो रही है कि एक सब्सटेंस किस रफ्तार से रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है। एक रिएक्शन का रेट पूरे के पूरे रिएक्टेंट्स किस रफ्तार से मिल रहे हैं, और एक रिएक्टेंट किस रफ्तार से कंज्यूम हो रहा है। तो ये इंडिविजुअल कहां से कहां तक? यहां तक, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये एक इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हुई है। क्या मतलब है इसका? N2 plus H2 it will give you, this is the reverse reaction, reversible है ना, it will give you ammonia NH3। समझ आया नहीं यार? Here we will insert 3 and here we will insert 2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बेटा इसकी बात हो रही है कि केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन किस रेट से हिस्सा ले रहा है। तो इसका जवाब है कि वो रेट, वो रफ्तार जिसके साथ नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करेगी, उसकी मिकदार में तब्दीली आएगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है? दो क्वांटिटीज के दरमियान में एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी एक खास रेशो से इंक्रीज हो, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी एक खास रेशो में डिक्रीज हो, और दोनों डिक्रीज कर रही है खास रेशो में, दोनों इंक्रीज कर रही है खास रेशो में। समझ आया? तो क्या है जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब अगर इसका एक्टिव मास ज्यादा होगा तो वो रेट जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा वो ज्यादा होगा। एक ही बात हो रही है ना पुत्र। अब पूरे के पूरे इस रिएक्शन की बात हो तो बेटा पहले इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हुई है, अब ओवरऑल रिएक्शन के एंड के बाद द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स, वो रेट जिसके साथ आपका रिएक्शन जो है वो चलेगा, वो बढ़ेगा आगे, वो रेट क्या है? वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के। अगर आप कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका क्या लिंक है? नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, तो वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या अगर इसके साथ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लगे होते थे इसकी पावर में लगा देते। अब अगर आप पूरे रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर ये क्या है? फिर कहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन में ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं और मुझे सी प्लस डी दो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो ये जो डेफिनेशन आपकी बुक पर ही आपको बता रहा हूं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द प्रोडक्ट, द एंड यू नो प्रोडक्ट क्या होता है? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आपको आंसर मिलता है दैट इज प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के। किसके? प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के, अब यहाँ पे आपका एक रिएक्टेंट क्या ए है और दूसरा क्या बी है। अब एक्टिव मास को तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख के चीज को शो करते हैं ना, तो आपने दोनों के एक्टिव मासेस जो है उनका प्रोडक्ट ले लेना। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन अगर इन दोनों का, अगर इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो इसकी कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? कम होगा। और इसी चीज को अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाके देखें तो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही की थी। ये वक्त के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन जब मैक्सिमम थी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या था? मैक्सिमम था। इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब कम थी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या था? कम था। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ गया बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन? बेटा दोबारा समझाता हूं। ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इंडिविजुअल रिएक्टेंट की बात की है, फिर ओवरऑल रिएक्शन की बात की है। कहता है एक रिएक्टेंट किस रफ्तार से रिएक्शन में हिस्सा लेगा, तो अगर उसकी मिकदार ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा। अब बात समझ आई? अब मैं मिसाल देता हूं, अगर नाइट्रोजन की मिकदार आप 2 kg डाल दें एक रिएक्शन में, दूसरे में 3 kg डाल दें तो क्या होगा? 3 kg वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन को उतना ही रखें,
हाइड्रोजन की क्वांटिटी कांस्टेंट रखें, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा होगी उसका रेट भी ज्यादा होगा, वहां नाइट्रोजन जल्दी रिएक्ट करेगा। और जिस रिएक्शन में नाइट्रोजन की मिकदार कम होगी वहां पे नाइट्रोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, कम होगा। अब बात समझ आई। अब पूरे रिएक्शन की बात हो रही है कि यार ये जो रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, तो ये जो आपस में मिलने का रेट है, एक है नाइट्रोजन के रिएक्ट करने का रेट, वो पहला पार्ट आपको बता रहे हैं यहां तक कि नाइट्रोजन किस रफ्तार से केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगी। इंडिविजुअल रिएक्टेंट की बात हो रही है, ओवरऑल रिएक्टेंट्स की बात नहीं हो रही। सारे रिएक्टेंट्स आपस में किस तरह मिल रहे हैं, रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है, नहीं, बात पहले एक रिएक्टेंट की है कि एक रिएक्टेंट जो है वो किस रफ्तार से केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होगा। तो ये बताया गया अगर रिएक्टेंट की मिकदार रिएक्शन में ज्यादा होगी वो ज्यादा कंज्यूम होगा, ज्यादा फास्टली रिएक्ट करेगा। और अगर एक रिएक्टेंट जो है उसकी मिकदार रिएक्शन में क्या कम है तो वो क्या करेगा, वो स्लोली रिएक्ट करेगा। मेरी बात समझो नहीं समझे? इसकी मिसाल देता हूं आपको, फिर समझ आ जाएगा। कल बताया था कि जो रिएक्शन है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। याद आया कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब जब आपके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उनका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, तो वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेंगे। पर अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो जो रेट ऑफ कोलिजन है कम हो जाएगा, तो रिएक्शन की रफ्तार भी कम हो जाएगी। अगर आप कहते हैं डायग्राम बना के दिखा देना, आपको आइए ना, बाकी तो सारे चुप बैठे। यहां आपने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना। अब मुझे ये बताएं, यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ मैं सारे 2 मॉलिक्यूल रखता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ ये हाइड्रोजन की जो मोशन है वो इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर, और यहाँ जाने के चांसेस बहुत कम है। और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो तो ये जिधर भी जाएगा टकरा लाद में जाएगा, जिससे टकरा जाएगा रिएक्शन कर ले। तो यहाँ जो इसके किसी मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा नाइट्रोजन का, और यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। कोलिजन की पॉसिबिलिटीज कम है ना उधर, समझ आया? तो जब क्वांटिटी कम होती है तो द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट विद अदर मॉलिक्यूल्स और द अदर रिएक्टेंट आर लोअर, सो देयरफॉर द रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लोअर, वो स्लो होगा। समझ आया नहीं यार? और अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो फिर बेटा क्या होगा, जो कोलिजन का रेट है आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का दूसरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ वो बहुत ज्यादा होगा, तो वो रिएक्टेंट भी फिर तेजी से रिएक्शन करेगा, प्रॉब्लम कुछ। समझ आया? कोलिजन्स बढ़ जाएंगे कंसंट्रेशन के बढ़ाने से। फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बेटा, दूसरा ओवरऑल रिएक्शन की बात, वो सिर्फ नाइट्रोजन की बात नहीं है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की बात हो रही है कि रिएक्शन प्रोसीड किस रफ्तार से करेगा। तो वो ये कह रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक है, एक रिएक्टेंट का रेट, एक है पूरे रिएक्शन का रेट, कि या प्रोडक्ट के बनने का रेट, प्रोडक्ट किस रफ्तार से बनेगा। तो वो ये कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने भी रिएक्टेंट्स आपके हिस्सा ले रहे हैं किसमें, रिएक्शन में, उन सब के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट ले लो, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मजे की बात ये है, अगर आप बेटा एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, जैसे मैं मिसाल देता हूं, मैं इसको 2 कर देता हूं, इसको, ये पहले 1 था, ये भी 1 था, मैंने एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाया, ओवरऑल आंसर बढ़ा नहीं बढ़ा, 2 बढ़ा। आप इसको भी बढ़ा दो, इसको 2 रहने दो, 4 आ गया। कंसंट्रेशन एक ही बढ़ी है लेकिन प्रोडक्ट ओवरऑल बढ़ जाएगा। समझ आ रही है? आप दोनों को बढ़ा दो, क्या कर दो, एक को भी 4 कर दो, दूसरे को भी 4 कर दो, ओवरऑल रिएक्शन का रेट फिर भी बढ़ जाएगा। मतलब 16 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो आपके प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे या आपके रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम किसी। समझ आ रही है? तो प्रोडक्ट में एक चीज भी बढ़ेगी तो ओवरऑल रेट बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये मोर जनरल जो डेफिनेशन है हमारे पास वो क्या है, तो जरा इसको भी देखिए। मोर जनरल डेफिनेशन इज
द रेट एट विच a reaction proceeds is directly proportional to the product of the molar concentrations। यहाँ तक तो ये दोनों क्या सेम है, मतलब ये दूसरे पार्ट की बात हो रही है कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, वो दोनों के जो जितने भी आपके रिएक्टेंट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले रहे हैं। लेकिन आगे वाली बात देखो, आप इस रिएक्टेंट raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation। अब इसका क्या मतलब है, और कीजिएगा। जनरल रिएक्शन लिखता हूं बेटा, अभी मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, अमोनिया बनेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के किससे, रिएक्शन से। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, we will add insert here 2 and here 3, ये बैलेंस है। देखो 7 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 7 कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, 3 आ रहा है। इन ये कोफिशिएंट्स आपको क्या बता रहे हैं, ये कोफिशिएंट्स आपको ये बता रहे हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 3 मोल्स, कितने मोल्स याद है, 3 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 मल्टी, याद है ना, जैसे एक दर्जन में 12 माल्टे होते हैं। सिमिलरली एक दर्जन में 12 यूनिट्स होते हैं किसी भी चीज के। तो यहां से क्या कर लिया, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ जब 3 मोल हाइड्रोजन मिलेगी तो आपको कितने मोल अमोनिया मिलेगी, 2 मोल्स। अब बात समझ नहीं आई, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, या आपको याद है हम इनको कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। अब ये कोफिशिएंट्स लगा के हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है। बैलेंसिंग मैंने सिखाई थी ना 9th क्लास में। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आपके रिएक्टेंट्स के साथ कोफिशिएंट्स लगे होते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे होते हैं, और यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है कि द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। यहाँ तक तो ठीक है। अब उनकी पावर्स लगानी पड़ेंगी, रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या मतलब है, गौर कीजिएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैं सिर्फ इसके लिए लिखता हूं, will be directly proportional to the concentration of nitrogen raised to the power of its coefficient in the balanced chemical equation। वो क्या 1 है, डालो ये डालो, फर्क नहीं पड़ता। फिर किसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, raised to the power equal to the coefficient in the balanced chemical equation 3 है। आपने दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स जो है उनकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी उसमें से आपने उन दोनों के कोफिशिएंट्स को पकड़ा और उनकी जो कंसंट्रेशन थी उसकी पावर में उन कोफिशिएंट्स को लिख दिया, और अब इसका ले लो प्रोडक्ट। तो जो रिजल्ट आएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां पे था सिर्फ प्रोडक्ट, इधर क्या कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। बट ये क्या कह रहा है, ये मोर डिटेल में, और हकीकत में यही है कि क्या जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट के। मानता हूं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के, बट ईच कंसंट्रेशन शुड बी रेज्ड, कंसंट्रेशंस रेज्ड टू द पावर, कैसी पावर, जो कि उसके कोफिशिएंट के बराबर हो इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और याद रखना ये लॉ भी आपने अप्लाई किस पे करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। समझ आया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में से आपने क्या उठाना है, कोफिशिएंट उठाने हैं, कंसंट्रेशंस की पावर में लिखने हैं, और फिर प्रोडक्ट लेना है। तो जो प्रोडक्ट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक या डायरेक्टली क्या दो, कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक क्या नहीं, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस की पावर्स लो और फिर प्रोडक्ट लो। तो जो प्रोडक्ट आएगा रेट ऑफ रिएक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The rate at which a reaction proceeds is directly proportional to the product। कौन सा प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, is directly proportional to the product of the concentrations। एक्टिव मासेस को नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आगे बताना रेज्ड कि जो कंसंट्रेशंस होंगी उनको रेज किया जाएगा, उनकी पावर में लिखा जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो उनके कोफिशिएंट्स है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो उनकी पावर में लिखे जाएंगे और फिर प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो रेट उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ। और इसी की बेसिस के ऊपर हम लोग जो इक्वेशन लिखते हैं
इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट की, वो इसी की बेसिस पे लिखते हैं, इसकी बेसिस पे नहीं लिखते हैं। आपने यहाँ पे ये जो बात की है ना, ये वाली चीज़ ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा डिटेल्ड बात हो रही है जिसकी बेसिस पे हमने जनरल इक्वेशन डिराइव करने बेटा, वो ये रूल है, इसकी बेसिस पे आपकी बुक पे डेरिवेशन हुई हुई है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आप कहें जैसे तो प्रोडक्ट का आधा पावर तो लेनी नहीं है, तो बेटा पावर के बारे में जो असल स्टेटमेंट है उसमें पावर की बात की गई है। आगे चले, अब मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये लिखा ना, यानी आपके पास एक रिएक्टेंट ए था, उसके ए मोल्स मिले बी मोल्स आप कैपिटल बी के साथ, आपको सी मोल्स आप कैपिटल सी दे दिए और डी मोल्स आप कैपिटल डी दे दिए। समझ आया नहीं है बेटा? और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर हुआ? अब आपसे कोई बंदा ये कह दे कि ये बताइए जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है इसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए द प्रोडक्ट ऑफ ए raised to the power equal to its coefficient in the balanced chemical equation times product of the concentrations raised to the powers b small b। असल रूल ये था। इसी तरह बैकवर्ड के लिए होगा। अब बैकवर्ड में कौन होंगे? ये रिएक्टेंट्स हैं, तो वी विल से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ C raised to the power C times the concentration of D raised to the power D। प्रॉब्लम कुछ नहीं, क्लियर है यहाँ तक? और पुत्र मैंने यही तो लिखा आगे, कहता कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन इन विच A moles of reactants capital A and B moles of reactant capital B react to give C moles of product small c and D moles of product small d। समझ आ नहीं यार? ये रिएक्शन मैंने नीचे लिख दिया। उसके बाद क्या? द रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या? ये वाला समझ आया? A B मिलेंगे और C D दे देंगे, और रिवर्स क्या होगा? ये वाला। क्लियर हुआ? अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट एट व्हिच रिएक्शन प्रोसीड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस क्या दो आप इट्स रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब लेट अस फर्स्ट कंसीडर द फॉरवर्ड। इसकी जो इक्वेशन हम लिखेंगे, कहता है द रिएक्टेंट्स आर ए बी और उनके मोल्स कितने हैं? स्मॉल ए बी। ऐसा ही है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का आरएफ से शो करें तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास इक्वेशन बनती है वही है। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा आपको पता, जब भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो आपको पता हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सी दो क्वांटिटीज, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं, मैं कहता हूं एक क्वांटिटी x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरी क्वांटिटी y के, तो बाय डेफिनेशन जो इन दोनों की रेशियो होगी x और y की, वो बराबर होगी किसी एक कांस्टेंट नंबर। तो ये x क्या हो जाएगा? k टाइम्स y के बराबर। तो ऑलवेज एक आपको कांस्टेंट, या ये कह दिया जाए ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनल रिलेशन को इक्वालिटी में चेंज करता है, इनकम्प्लीट रिलेशन को कंप्लीट में चेंज करता है। कि अगर आपका x बढ़ा y भी बढ़ा, लेकिन हाउ मच? अगर मैं x में 1 यूनिट का चेंज कर दूं तो y में कितने यूनिट्स का चेंज आएगा? ये कौन बताएगा आपको? के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। समझ आ रही है? इट इज नंबर दैट चेंजेस द प्रोपोर्शनल रिलेशन इनटू द इक्वालिटी रिलेशन। और ये एक इनकम्प्लीट बात है, x बढ़ा y बढ़ा, लेकिन कितना बढ़ा? तो के वो रेट है जो आपको पता है किस रेट से बढ़ा, किस रफ्तार से बढ़ा। प्रॉब्लम किसी को? एक इक्वेशन हमने लिख लिया बच्चों, के एफ क्या? ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये रिवर्स रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे, वही चीज मैंने बता दी आपको। प्रॉब्लम है इसके ऊपर? तो अगर हम रिवर्स रिएक्शन के रेट को आर और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल आर से शो करें तो ये इसकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द मास एक्शन आएगी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है कोफिशिएंट या रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन आ गया। अब बेटा क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पे गौर करना, ये जरा पहली स्टेटमेंट पढ़ो। कहता है कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन इन विच A moles of reactant A and B moles of reactant B react to give the C moles of product C and D moles of, समझ आ? लेकिन ये जो रेड लाइट में, जो रेड कलर में हमने हाईलाइट किया हुआ, कहता है ये सारी सिचुएशन कहाँ पे है? एट इक्विलिब्रियम। तो बाय यूजिंग दिस पॉइंट क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है? समझ आ? तो वी विल राइट है, मैंने यहाँ लिखा सिंस रिएक्शन इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम
सो देयरफॉर दिस विल हैपन, दिस इज द कंडीशन। याद आया? तो क्या मैं इन दोनों को, ये हमने इससे शो किया हुआ और इसको हमने इससे शो किया हुआ। क्लियर है जी? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस, अब पीछे आपने जो दो इक्वेशन लिखी हैं, ये आपका जो कैपिटल जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, इन दोनों की वैल्यूज आपने इन इक्वेशन से पकड़नी है और वहां जाके पुट कर देनी है। अब मजे की बात यह है कि ये किसके बराबर था? ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था। आप क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, कांस्टेंट्स एक साइड पे कर दो और बाकी चीजें। तो हमने प्रोडक्ट वाले को इधर ही रहने दिया और रिएक्टेंट वाले को नीचे लिया और ये इधर नीचे चला गया। समझ आया? मजा आ गया? और रीअरेंजिंग ये कर लिया। अब बेटे ये जो दो कांस्टेंट्स की रेशियो आई है, मतलब क्या? रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द जो रिवर्स रिएक्शन है, इन दोनों की जो रेशियो आ रही है, हम कहेंगे कि Kc इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ दीज टू। इसको हम किसका नाम दे देते हैं? एक नए कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और कोएफिशिएंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम किसी को, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लिखा पुटिंग KR इक्वल टू Kc, Kc ये आ गया और वो चीज़ वैसे रहेगी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ये देखें, यहाँ पे Kc पुट गया, ये चीज़ तो वैसे ही रहेगी। तो ये बेटे जो फाइनल इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है, दिस इक्वेशन इज नॉन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। आज जब भी पूछा जाएगा तो ये कहा जाएगा राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द अबव रिएक्शन। तो आपने क्या करना है? न्यूमरेटर में क्या करना है? न्यूमरेटर में कंसंट्रेशंस डाल देनी है किसकी, और डिनोमिनेटर में किसकी डाल देनी है? बस उनकी पावर्स ऊपर डाल देनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द जनरल रिएक्शन। ये मैंने किसी एक के लिए नहीं लिखी। चलो एक काम करते हैं, हमारे पास एक रिएक्शन है, खदीजा पुत्र लिखवा दे रहा है इसकी एक्सप्रेशन। रिएक्ट प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, NH3, हाँ प्रोडक्ट नहीं, ये कन्वेंशन है हमेशा से। क्या कितने मोल है? 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब पावर 1 है, फिर एक रूज से करवा लेंगे। क्यों रूज? मूड है? नहीं है? वेरी गुड, शाबाश। सुनो, एक रिएक्शन हम रूज से भी करवाते हैं और एक कन्वेंशन से करवाते हैं और उसी के साथ हम अपने लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, सो प्यारे बच्चों बात चल रही थी, चलो ये रिएक्शन में हमने बहुत डिस्कस किया है ना, या नहीं? हाँ, तो यह SO3 बना, यहाँ पे क्या बेटा 2 2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्रूज Kc की एक्सप्रेशन क्या होगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड रेज़ टू द पावर 2, और फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड रेज़ टू द पावर 2 प्लस ऑक्सीजन प्लस में आएगा। क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ नहीं प्लस क्या आएगा? प्रोडक्ट आना चाहिए ना, तो ये आपने इस रिएक्शन के लिए दी। The reaction is H2 plus I2 goes to what? हाइड्रोजन आयोडाइड। जी अहमद, कंसंट्रेशन आपका चाहिए बस रेज़ टू द पावर 2। जी बच्चे आ गए? So this is the equilibrium constant expression for the hydrogen iodide. So यहाँ बेटा कहता है the square brackets indicate what the concentration of the chemical species। ये आपकी chemical species है, मतलब वो मतलब chemical substances कह सकते हो, जो कीमियाई ज़रात जो आपके chemical compound या आपके elements इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, at the equilibrium, ये सारी की सारी concentration at the equilibrium होगी तो कैसी होगा, उससे पहले उससे बाद नहीं, ये equilibrium के ऊपर आपने concentration लिखनी है। सी किसको शो कर रहा है? डिनोट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एट इक्विलिब्रियम। आज इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। दुराने लेक्चर बेटों के बाबूरी लगी उसके लिए माजरत।